Good morning, everyone. I hope you all are doing well and studying well, and I am also fine. So हम आर्ट एंड कल्चर सीरीज़ कर रहे थे, तो उसमें हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे वो कर लिए थे, और कुछ एक टॉपिक्स उसके रह रहे हैं वो भी हम कंप्लीट कर लेंगे। तो अब हम जो सब्जेक्ट शुरू करने वाले हैं वो है पॉलिटी, क्योंकि पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री दोनों ऐसे सब्जेक्ट है जो मोस्टली सभी एग्ज़ाम्स में आते हैं, और पॉलिटी से तो स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। और पॉलिटी एक इजी सब्जेक्ट है और डूएबल सब्जेक्ट है, इट्स लाइक तो सब स्टूडेंट्स कर सकते हैं। तो अब हम पॉलिटी करने वाले हैं बेसिकली, और इसमें मैं लक्ष्मीकांत से पढ़ाऊँगी। तो जो भी मतलब बच्चे यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो तो ऑफ कोर्स उनके पास कोई चॉइस नहीं होता, दे हैव टू डू लक्ष्मीकांत। बट दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी और एनी अदर एग्ज़ाम, ठीक है, उनको लक्ष्मीकांत से पढ़ना वर्थ इट नहीं लगता, बिकॉज ये बहुत लेंदी बुक है एंड इट्स वेरी टाइम टेकिंग। फिर उनको इतना वो नहीं पढ़ते हैं, क्वेश्चंस बहुत मिस कर जाते हैं जबकि इतने इजी क्वेश्चंस होते हैं। सो आई विल बी कमिंग विद द सीरीज जहाँ पे हम हर एक वीडियो में 1 या 2 चैप्टर कंप्लीट करेंगे, और ऐसे पूरी लक्ष्मीकांत कंप्लीट कर देंगे। एंड आई कैन एश्योर यू, अगर आप ये वीडियोस अच्छे से देखते हो और साथ के साथ नोट्स बनाते हो, तो आपका आई कैन एश्योर यू एटलीस्ट 90% तो सिलेबस हो ही जाएगा। 10% का वो चांस रहता ही है, ठीक है। बाकी आई कैन एश्योर यू दैट यू विल बी सेटिस्फाइड, और आपको फिर कोई और बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले हम जो फर्स्ट चैप्टर है वो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का, ठीक है। तो अभी तो हमें पता है कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन कैसे वर्क करता है। वी हैव पार्लियामेंट, वी हैव स्टेट लेजिस्लेचर्स, वी हैव एग्जीक्यूटिव, ठीक है। अभी हमें पता है कि कैसे हमारी गवर्नमेंट फंक्शन करती है। बट उस टाइम पे भी इंडिपेंडेंस से पहले या प्रिंसली स्टेट्स थे, ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल कैसे शुरू हुआ वो हम पहले देख लेते हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। फिर हम देखेंगे एक्ट्स, देखेंगे कि क्या क्या एक्ट्स आए, किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन हुआ था, हाउ इंडियंस बिकेम पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, ऑल दीज थिंग। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। सो 1600 में ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया इन द फॉर्म ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। सो ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में इंडिया में आते हैं ट्रेड के लिए, व्यापार के लिए बेसिकली वो आते हैं। एंड इनके पास एक्सक्लूसिव चार्टर इन्हीं के पास था, मतलब एक्सक्लूसिव राइट इन्हीं के पास था, बाय अ चार्टर गारंटेड बाय क्वीन एलिजाबेथ वन। तो जो बाकी ब्रिटेन में जो बाकी ट्रेडर्स थे उनको ये अलाउड नहीं था। इट वॉज अलाउड ओनली टू ईस्ट इंडिया कंपनी दैट दे कैन कम टू इंडिया एंड ट्रेड, ठीक है। सो 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू इंडिया, एंड 1764 में बैटल ऑफ बक्सर होता है। तो बैटल ऑफ बक्सर किन किन के बीच में होता है? इससे पहले बैटल ऑफ प्लासी हो चुका है 1757 में, सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी में। लेकिन जो सिग्निफिकेंट बैटल जिसको माना जाता है, जिससे एक्चुअल में कंपनी के हाथों में कुछ पावर आई है, वो बैटल ऑफ बक्सर को माना जाता है। सो बैटल ऑफ बक्सर होती है मीर कासिम, जो कि बंगाल के नवाब थे, नवाब ऑफ अवध एंड मुगल एम्परर शाह आलम टू और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में बैटल होती है। ईस्ट इंडिया कंपनी को लेड करी थी मेजर हेक्टर मुनरो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये तीनों हार जाते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी से। सो सोचो, ऑफ कोर्स 1707 में जब औरंगजेब की डेथ होती है, उसके बाद में मुगल एम्पायर डिसइंटीग्रेटेड, बट देयर वाज सम सॉर्ट ऑफ लाइक रिस्पेक्ट एंड वो कुछ उम्मीद थी लोगों के नज़रों में मुगल एम्पायर की। बट अब ये देखो, एक ईस्ट इंडिया कंपनी से मुगल एम्पायर हार गए थे। सो फिर क्योंकि हार जाते हैं, इसलिए एक 1765 में रॉबर्ट क्लाइव जो है वो ट्रीटी साइन करते हैं, ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद, जो कि बहुत फेमस है। और ये जो चीज़ मैं बता रही हूँ ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है बेसिकली, बट मैं एक एक बेस सेट करने के लिए, या जो बिगनर्स है जिन्होंने ना मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी है ना पॉलिटी पढ़ी है, उनके लिए बता रही हूँ। तो 1765 में रॉबर्ट क्लाइव है वो 2 ट्रीटी साइन करते हैं। दोनों ट्रीटी किसके साथ साइन करते हैं? एक तो मुगल एम्परर शाह आलम टू एंड नवाब ऑफ अवध के साथ में साइन करते हैं। तो शाह आलम टू के साथ में जो ट्रीटी साइन करते हैं उसमें वो मुगल एम्परर शाह आलम टू से एक फरमान साइन करवाते हैं, जिससे वो बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, बेसिकली जो बंगाल का एरिया था, ठीक है, उस टाइम का बंगाल का एरिया मतलब आज का पूरा बांग्लादेश और बिहार और वेस्ट बंगाल और उड़ीसा, ये सारा एरिया, तो वहाँ के पूरे दीवानी राइट्स ले लेते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। और कुछ पैसे के बदले में, जो आई थिंक 23 लाख रुपीज़ पर एनम, उन्होंने कहा था कि इतने पैसे हम आपको देंगे और पूरा बंगाल का दीवानी राइट्स ले लेते हैं। और ऐसे बोलते हैं कि हम निज़ामत फंक्शंस भी करेंगे, लेकिन उसके लिए
ऑफ कोर्स उनको पैसा देना पड़ेगा, कंपनी को 56 लाख रुपीस की डिमांड उन्होंने की थी। सो डुअल गवर्नमेंट बेसिकली शुरू हो गई बंगाल में, ठीक है, जिसमें एक रूल था कंपनी का और एक था नवाब का, जहाँ पे कंपनी को कौन कौन से फंक्शंस मिल गए, दीवानी राइट्स एंड निजामत राइट्स। एंड नवाब का क्या काम था, मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ऑर्डर, पीस एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम था। बट फॉर मनी एंड रिसोर्सेज नवाब वाज लाइक डिपेंडेंट था ईस्ट इंडिया कंपनी पे। और ईस्ट इंडिया कंपनी के पास कौन से दो राइट्स आ गए, दीवानी राइट्स, दीवानी मतलब पैसा, टैक्स कलेक्शन, रेवेन्यू कलेक्शन से रिलेटेड। एंड निजामत मतलब पुलिस एंड जुडिशियल फंक्शन। जो कंपनी था वो पुलिस को भी अपने अंडर में रखना चाहते थे, यू नो। तो इसके लिए वो एक डेप्यूटी सूबेदार जो थे वो नॉमिनेट करते थे, उसके थ्रू वो कंट्रोल रखते थे इस चीज़ पे। नाउ जो फर्स्ट एक्ट आता है वो आता है 1773 में, रेगुलेटिंग एक्ट जिसे बोलते हैं, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है। अब जैसे रेलवे का एग्जाम है, या एसएससी सीएचएसएल ले लो आप, या ऐसे ग्रुप सी या ग्रुप डी के एग्जाम ले लो, तो उसमें आपसे सिंपल पूछ लेंगे पिट्स इंडिया एक्ट कब आया, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट कब आया, ठीक है, इस तरीके से सिर्फ नाम से पूछ लेंगे, उनकी डिटेल नहीं पूछेंगे, ठीक है। बट जैसे कि आप कोई जैसे सीडीएस का एग्जाम दे रहे हो या यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो या थोड़ा हायर लेवल का, तो जैसे जैसे एग्जाम का लेवल हाई होता जाएगा डिटेल्स में और पूछने लग जाएंगे। सो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है। रेगुलेटिंग एक्ट में क्या होता है, जो गवर्नर था बंगाल का, अभी तक गवर्नर ऑफ बंगाल था, उसका जो डेजिग्नेशन है मतलब नेम चेंज कर दिया जाता है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया जाता है। तो जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे उनका नाम क्या था, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। ये नेम भी आपको याद रखना है बिकॉज ये भी एज इट इज पूछ लिया जाता है कि हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। सो ही वॉज लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। और क्या खास चीज़ होती है इसमें कि जो तीन जगह थी, जैसे बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास, इन तीनों पे एक एक गवर्नर बैठता था। तो पहले तो ये सब इक्वल थे, यू नो, दे ऑल वर इक्वल एंड डिफरेंट, यू नो, ठीक है, अपनी अपनी जगह पे दे ऑल वर इक्वल। अभी क्या किया कि गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास दे वर मेड सब ऑर्डिनेट टू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करी, जिसमें एक सीजीआई बैठता था और 3 अदर जजेस बैठते थे। और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कौन थे, कंपनी की जो रेगुलेटिंग बॉडी थी, कंपनी को जो गवर्न करती थी, जो बोर्ड, जो रेगुलेटिंग बॉडी थी, उसको अपनी जो भी मिलिट्री अफेयर्स, सिविल अफेयर्स और अपने रेवेन्यू के बारे में ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना होता था। ऑफ कोर्स जब उनके अंडर में इतनी टेरिटरी आ रही है, वो इतना पैसा कमा रहे हैं, तो जो गवर्नमेंट है उनके पीछे, ऑफ कोर्स उनको तो वो नॉमिनेट करना ही पड़ेगा, ठीक है। नाउ मूविंग अहेड टू next act, which is amending act of 1781. it is also known as act of settlement. तो इसमें क्या होता है बेसिकली, अभी देखो हर एक्ट के साथ में क्या होगा कि 1773 से जो सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसीज है, मतलब सेंट्रल में जो पावर है उसकी पावर बढ़ती जाएगी। हर एक्ट के साथ में देखोगे कि आप जो सेंट्रल लेवल पे जो पावर है उनकी पावर बढ़ती जाएगी, और जो प्रोविंसेस पे पावर है उनकी पावर कम 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 होती जाएगी। तो आप देखोगे कि सुप्रीम कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन थी, कि सुप्रीम कोर्ट किस पे अपनी जुरिस्डिक्शन सुनाएगा, तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पे नहीं कर सकता था, उनकी काउंसिल पे नहीं कर सकता था, कोई रेवेन्यू मैटर है उस पर सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं थी, सर्वेंट्स और जो कंपनी थे उन पे उनकी जुरिस्डिक्शन नहीं थी। तो ये जो चारों पॉइंट्स है, मतलब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल की काउंसिल एंड सर्वेंट्स ऑफ कंपनी, अगर ये अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में कोई काम करता है तो उस पर सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन नहीं होगा। तो होगा किस पे, सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन होगा जो भी कलकत्ता के निवासी थे, इनहेबिटेंट्स ऑफ कलकत्ता, उनके ऊपर होगा, जिसमें अगर जो हिंदूज होंगे उनको हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग ट्रीट करेंगे और जो मुस्लिम्स होंगे उनको मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग ट्रीट करेंगे। यूजुअली इस टाइम पे जैसे क्या होता है कि प्रोविंशियल लेवल के जो कोर्ट्स हैं, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, तो उन वहाँ से अगर कोई अपील जाती है तो वो हाई कोर्ट पे जाती है, हाई कोर्ट से जो अपील जाती है वो फिर सुप्रीम कोर्ट में जाती है, इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट। यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे अगर ऐसा हो रहा है कि अगर प्रोविंशियल कोर्ट से कोई अपील आती है तो वो अपील सुप्रीम कोर्ट पे नहीं जाएगी, वो गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास जाएगी, एंड गवर्नर जनरल, ठीक है, फ्रेम करेगा रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द प्रोविंशियल कोर्ट्स,
ठीक है। सो दिस वाज द अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि अभी जैसे हमारे क्या होता है कि जुडिशियल रिव्यू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर है कि कोई भी लॉ आती है, कोई भी चीज़ होती है, उसको उसका जुडिशियल रिव्यू होता है। यहाँ पे उन्होंने इस इम्यून कर दिया है गवर्नर जनरल को, उनके काउंसिल को एंड सर्वेंट्स ऑफ कंपनी को, कि ये सब लोग, इन पे सुप्रीम कोर्ट का जुरिडिक्शन नहीं होगा। नाउ कमिंग टू पिट्स इंडिया एक्ट, तो आपको ये डेट भी याद रखनी है। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है, फिर 1781 में अमेंडिंग एक्ट आता है, अब 1784 में आ रहा है पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट काफ़ी फेमस एक्ट है बिकॉज इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हुई। वो क्या हुआ कि कंपनी के जो फंक्शंस है, देखो कंपनी व्यापार करने के लिए आई थी, अब उसके पास कुछ टेरिटरी भी आ गई है, तो दो तरह के काम हो गए, एक तो उसके व्यापार से रिलेटेड काम और एक उसके पॉलिटिकल काम। ठीक है, क्योंकि वो अब एक कॉलोनियल पावर भी बन चुकी थी, उसके पास कुछ एरिया आ गया था जहाँ पे वो रूल कर रही थी। सो कमर्शियल फंक्शंस एंड पॉलिटिकल फंक्शंस, तो कमर्शियल फंक्शंस करने के लिए उन्होंने जो बॉडी बनाई उसको बोलते हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, और पॉलिटिकल फंक्शंस बनाने के लिए जो बॉडी बनाई उसको बोलते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, तो कमर्शियल का सी और डायरेक्टर का डी, सी डी, और पॉलिटिकल का पी और कंट्रोल का सी, पी सी एंड सी डी। ठीक है, कंपनी की टेरिटरी को पहली बार ब्रिटिश पोजेशंस कहा गया। ठीक है, और ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज गिवन सुप्रीम कंट्रोल ओवर कंपनीज अफेयर इन इंडिया। ठीक है, और कंपनी के जो भी मुद्दे होते थे, अफेयर्स होते थे, उन पे सुप्रीम कंट्रोल किसका हो गया इस एक्ट के थ्रू? ब्रिटिश गवर्नमेंट का। ठीक है, ना मूविंग अहेड टू एक्ट ऑफ 1786। तो जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, उनको जब पहली बार उनको जब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनने का ऑफर दिया गया, तो उन्होंने इसके लिए दो डिमांड्स रखी, जिसमें से पहली डिमांड क्या थी कि उनको वीटो पावर दी जाएगी। ठीक है, इन स्पेशल केसेस। ठीक है, कि अगर उनका काउंसिल को एडवाइस देता है उसको वो डिसरिगार्ड कर दे, उसको वो वीटो पावर दी गई बेसिकली उनको। उन्होंने डिमांड किया कि मुझे वीटो पावर दी जाए ओवर काउंसिल, और वो अपने कमांडर इन चीफ भी हो। ठीक है, तो ये दो पावर उनको देने के लिए एक्ट ऑफ 1786 लाया गया। ठीक है, इसमें इतना ही था। फिर चार्टर एक्ट ऑफ 1793, अब 4 चार्टर एक्ट आएंगे और हर चार्टर एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1793 में क्या होता है कि जो वीटो पावर हमने अभी पहले लॉर्ड कॉर्नवालिस को दी थी पिछले एक्ट में, वो सारे फ्यूचर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और सारे जो प्रोविंशियल गवर्नर्स थे उन सबको ये वीटो पावर दी गई ओवर काउंसिल। ठीक है, एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल विद स्टाफ टू बी पेड आउट ऑफ इंडियन रेवेन्यू। ठीक है, सो जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो स्टाफ था उसको इंडियन रेवेन्यू में से पैसा देने लगे। तो ये बहुत ही ऑब्वियस बात है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल कौन से फंक्शंस कर रहे थे? पॉलिटिकल फंक्शंस। जो इंडिया में वो रूल कर रहे थे जिन टेरिटरीज पे, वो पॉलिटिकल फंक्शन। जो व्यापार है, जो कमर्शियल फंक्शंस है, वो तो ऑफकोर्स वो अपने बेनिफिट के लिए कर रहे हैं, तो उसका पैसा वो आउट ऑफ इंडियन रेवेन्यू दे, वो तो सही नहीं है। बट जो पॉलिटिकल फंक्शंस है, ठीक है, जो भी पॉलिटिकल फंक्शंस वो कर रहे थे, उनके स्टाफ मेंबर को वो जो पैसा है वो इंडियन रेवेन्यू में से उन्होंने देना शुरू कर दिया। ठीक है, तो वीटो क्या है? गवर्नर जनरल और गवर्नर ऑफ प्रेसिडेंसी, जो भी बॉम्बे थे, बॉम्बे मद्रास, उनके प्रेसिडेंसीज में जो गवर्नर थे उनको और सारे फ्यूचर गवर्नर जनरल्स को वीटो पावर दी गई। नाउ कमिंग टू चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के में क्या हुआ? जो ट्रेड मोनोपली थी, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ट्रेड मोनोपली थी, कि सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में ट्रेड कर सकती है, जो बाकी ब्रिटेन के ट्रेडर्स थे उनके पास ये राइट नहीं था। ये मोनोपली चार्टर एक्ट ऑफ 1813 से ये रिजेक्ट कर दी गई, एबॉलिश कर दी गई। अब बाकी के जो ब्रिटेन के ट्रेडर्स थे, दे कुड ऑल्सो कम टू इंडिया एंड ट्रेड। ठीक है, बट एक चीज में जो ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली अभी भी बनी हुई थी, वो थी ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना। ये दो चीजें थी जहां पे अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली जो थी वो मेंटेन थी। ठीक है, एंड इट ऑल्सो ऑथराइज लोकल गवर्नमेंट टू इम्पोज टैक्सेस एंड पनिश ऑन नॉन पेमेंट। ठीक है, दिस एक्ट ऑल्सो अलाउड क्रिश्चियन मिशनरीज टू कम टू इंडिया एंड टू क्रिश्चियन मिशनरीज इंडिया में आए, लोगों को अपने रिलीजन के बारे में बताया, वो वाला सब कुछ, एंड स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। देखो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होती। इंपॉर्टेंट क्या होगा कि आपसे ये पूछ लेंगे कि कंपनी की ट्रेड मोनोपोली कब खत्म हुई। ठीक है, इंडिया में कब खत्म हुई। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस, ऐसी ऐसी चीज़ों पे आपको याद रखना है, और बहुत इजी है। जब आप 2-3 बार पढ़ोगे ना तो आपको दिक्कत भी नहीं होने की, अपने आप ही ये चीज़ें लर्न हो जाएगी। ठीक है ना, कमिंग टू चार्टर एक्ट ऑफ 1833।
ठीक है। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में क्या हुआ, जैसे कि हमने देखा था कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया था। अब चार्टर एक्ट ऑफ 1833 से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया था। और ऐसे वो पहले व्यक्ति कौन थे जिनको फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया, ही वॉज लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इस बात पे टिक लगा लो कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है। सो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर दी गई ओवर द ऑल द इंडियन टेरिटरी। जो भी ब्रिटिशर्स के अंडर जो इंडियन टेरिटरी थी उस सारे एरिया पे लॉ बनाने की पावर दी गई गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को। और जो प्रेसिडेंसीज थी जैसे कि बॉम्बे, मद्रास, उनकी ये पावर ले ली गई। ठीक है। उनके जो गवर्नर्स हैं उनकी पावर ले ली गई। लेजिस्लेटिव पावर होती है लॉ बनाने की पावर, जो आज की डेट में हम बात करें तो हमारे पार्लियामेंट यानी कि संसद के पास में है। नाउ जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी को एज अ कमर्शियल बॉडी बिल्कुल बंद कर दिया गया। जैसे कि हमने पिछले एक्ट में देखा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड मोनोपोली चाय में और चाइना के साथ में अभी भी बनी हुई थी, वो बिल्कुल एबॉलिश ही कर दी। अब वो कमर्शियल बॉडी रही ही नहीं, अब वो सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी रह गई थी, मतलब एक प्रशासनिक बॉडी रह गई थी। ठीक है। नाउ कमिंग टू चार्टर एक्ट ऑफ 1853। चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में क्या होता है कि जो गवर्नर जनरल है उसके अभी तक तो हमने देखा था कि सिर्फ एग्जीक्यूटिव काउंसिल था जिसमें 4 मेंबर्स थे। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बना दिया गया। लेजिस्लेटिव काउंसिल देखो, जो बिगनर्स हैं जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं, एग्जीक्यूटिव होते हैं जैसे कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इस आज की डेट में मैं बताती हूँ, जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है जो जैसे कि अमित शाह है वो उनके पास होम मिनिस्ट्री है। ठीक है। जो राजनाथ सिंह है उनके पास डिफेंस मिनिस्ट्री है। जो आर.एस. जयशंकर है उनके पास फॉरेन मिनिस्ट्री है। निर्मला सीतारमन के पास फाइनेंस मिनिस्ट्री है। तो ये है एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट। ठीक है। और लेजिस्लेटिव कौन से होते हैं, जो पार्लियामेंट में लॉ मेकिंग का काम करते हैं। अब ऑफ कोर्स ये लोग भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बने, लेकिन इनके पास मिनिस्ट्री है। जैसे आप देखते हैं कि इलेक्शन तो दूसरी पार्टी के लोग भी जीत जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल राहुल गांधी भी इलेक्शन जीते हैं, तो वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो है, मतलब पार्लियामेंट का पार्ट है। जब भी कोई बिल इंट्रोड्यूस होगा तो वो बहस करेंगे। ठीक है। डिबेट्स होंगी, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे। ठीक है। मतलब वो पार्लियामेंट का पार्ट है, बट वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट नहीं है। ठीक है। मतलब लेजिस्लेशन का पार्ट है वो, लेकिन एग्जीक्यूटिव का पार्ट नहीं है। ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड बेटर। ठीक है। सो लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया गया जिसमें 4 मेंबर अपॉइंट किए गए लोकल गवर्नमेंट की रिकमेंडेशंस के बेसिस पर। वो लोकल प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स कौन सी, बंगाल, बिहार नहीं, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास एंड आगरा। बंगाल, बॉम्बे, मद्रास एंड आगरा। ठीक है। फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन दिया गया इन द इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है। और जो सिविल सर्विसेज है, सिविल सर्विसेज में बेसिकली 2 टाइप की पोस्ट होती थी, नॉन कोविनेंटेड एंड कोविनेंटेड। नॉन कोविनेंटेड लोअर लेवल की पोस्ट और कोविनेंटेड हायर लेवल की पोस्ट। जो नॉन कोविनेंटेड पोस्ट थी वो ऑलरेडी इंडियंस को अलाउड थी, लेकिन जो कोविनेंटेड थी वो अलाउड नहीं थी। तो इस एक्ट के थ्रू इवन द कोविनेंटेड पोस्ट वर ऑल्सो थ्रोन ओपन टू इंडियंस ऑल्सो। ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। नाउ 1857 में भी ऑल नो कि 1857 में रिवॉल्ट हो गया था, जिसे 1857 की क्रांति और सिपॉय म्यूटिनी भी बोलते हैं। ठीक है। तो उसके बाद में क्या हुआ कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था उन्होंने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी रूल नहीं कर सकती, अब हम खुद डायरेक्ट रूल करेंगे और इंडिया में एक अच्छी गवर्नमेंट बनाएंगे। तो वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी उन्होंने बोली कि हाँ, अब कोई भी किसी भी स्टेट का जबरन एनेक्सेशन नहीं होगा ऐसे। ठीक है। सो दिस एक्ट इज ऑल्सो नोन एज एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसमें क्या होता है कि हमने देखा था कि 1773 के एक्ट में जहाँ पे गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स बने। और फिर हमने देखा कि 1833 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। अब इन्होंने फिर से चेंज कर दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का डेजिग्नेशन वाइस रॉय में। एंड फर्स्ट वाइस रॉय कौन बने, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है। तो आपको याद रखना है, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेंटिक एंड अब लॉर्ड कैनिंग। ठीक है। इन्होंने जो बोर्ड ऑफ काउंसिल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो हमने देखा था कि पिट्स इंडिया एक्ट में जो 2 बॉडीज सेटअप की गई थी कंपनी के कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस के लिए, वो उनको अबॉलिश कर दिया और एक नई बॉडी का गठन किया।
ठीक है। वो नई बॉडी कौन सी थी? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ठीक है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट में कौन होता था? ये बेसिकली ये ब्रिटेन के जो पार्लियामेंट था, ब्रिटेन के जो कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे, और उनको एक 15 मेंबर की काउंसिल दी गई उनकी हेल्प के लिए। ठीक है। ये 15 मेंबर की काउंसिल है, इसका नेचर कैसा था? इट वॉज लाइक ए एडवाइजरी बॉडी। ठीक है। नाउ मूविंग अहेड टू चार्टर एक्ट ऑफ, अब हमने 4 चार्टर एक्ट पढ़ लिए। ठीक है। जो 1793 में, 1813 में, 1833 में एंड 1853 में। अब हम आएंगे जो काउंसिल एक्ट्स पे। ठीक है। तो पहले सबसे पहला हम पढ़ेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। ठीक है। तो इसमें हमने पहले ही देख चुके हैं कि जो सेंट्रल लेजिस्लेचर में कौन है? वाइस रॉय है, 4 मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, और अभी हमने पिछले एक्ट में देखा कि लेजिस्लेटिव काउंसिल भी इंट्रोड्यूस किया गया जिसमें 6 मेंबर है, जिसमें से 4 प्रोविंशियल जो प्रेसिडेंसीज है, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास और आगरा की, वो रेकमेंड कर रहे हैं। ठीक है। तो सेंट्रल लेजिस्लेचर में वही है। ठीक है। अभी वाइस रॉय तो कुछ एडिशनल मेंबर्स और जोड़े गए जिनकी संख्या थी 6 से 12। इन एडिशनल मेंबर्स में कुछ मेंबर्स होंगे ऑफिशियल और कुछ मेंबर्स होंगे नॉन ऑफिशियल। ये नॉन ऑफिशियल में इंडियंस भी अलाउड थे। ये नॉन ऑफिशियल्स को कौन नॉमिनेट करेगा? वाइस रॉय नॉमिनेट करेगा, और इसमें इंडियंस भी अलाउड थे। तो पहली बार जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो इंडियंस मेंबर बने वो कौन थे? राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव। ये कोई आम लोग नहीं थे। ऑफ कोर्स अगर इनको वाइस रॉय द्वारा नॉमिनेट करे जा रहे हैं तो मतलब ये काफ़ी इन्फ्लुएंशियल पीपल होंगे। ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि ये मासेस के फेवर में काम करे, बट एटलीस्ट गवर्नमेंट के तो अच्छे, गवर्नमेंट से तो इनके अच्छे संबंध होंगे ही, वाइस रॉय आई मीन। ठीक है। सो इस एक्ट में एक और चीज़ जो हुई वो थी पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। जैसे कि अभी होता है कि जैसे डिफेंस मिनिस्ट्री है, होम मिनिस्ट्री है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है। ठीक है। तो ये क्या है? पोर्टफोलियोज है जो एक एक मिनिस्टर को दिए जाते हैं। तो ये पोर्टफोलियो सिस्टम 1861 में इंट्रोड्यूस किया गया। होम, मिलिट्री, लॉ, रेवेन्यू एंड फाइनेंस। एंड हमने जैसे देखा था कि जो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में जो प्रोविंशियल प्रेसिडेंसीज थी उनकी जो लॉ बनाने की पावर थी वो ले ली गई थी, और जो एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दे दी गई थी। वो दोबारा प्रोविंशियल प्रेसिडेंसीज को उनकी जो ये लॉ मेकिंग पावर है वो दोबारा रिस्टोर की गई। ठीक है। सो इट रिस्टोर्ड लेजिस्लेटिव पावर टू बॉम्बे मद्रास प्रेसिडेंसी, एंड वाइसरॉय को ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर दी गई विदाउट कॉन्करेंस ड्यूरिंग एन इमरजेंसी, जिसकी लाइफ 6 मंथ्स होगी। ठीक है। अभी किसके पास ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है? अभी होती है प्रेसिडेंट के पास में, क्योंकि एक लॉ के पास होने के लिए उसका लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास होना ज़रूरी है। तो इन केस में ऐसा होता है कि दोनों में से कोई एक हाउस ऑफ पार्लियामेंट अगर सेशन में नहीं है तो फिर लॉ कैसे पास होगी? लेकिन अगर कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है तो उस केस में प्रेसिडेंट ऐसे ऑर्डिनेंस पास कर सकता है, मतलब लॉ पास कर सकता है, जिसकी लाइफ जब लोकसभा दोबारा से सेशन में आएगी तो उसको 6 वीक्स के अंदर अंदर उस लॉ को पास करना पड़ेगा, नहीं तो उस ऑर्डिनेंस की लाइफ एंड हो जाएगी। ठीक है। तो ये जो पावर है ये वाइसरॉय को दी गई, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ड्यूरिंग इमरजेंसी। ठीक है। तो इसमें यही था कि पहली बार जो एडिशनल मेंबर्स थे उनमें इंडियंस जो 3 इंडियंस अलाउड किए गए जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे, राजा ऑफ बनारस, सर दिनकर राव एंड महाराजा ऑफ पटियाला। ऑफ कोर्स यू हैव टू लर्न ऑल दीज नेम्स। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, इसमें जो एडिशनल मेंबर्स हमने देखे थे कि पिछले एक्ट में 6 से 12 थे, वो इंक्रीज कर दिए गए, बट ऑफिशियल मेजोरिटी मेंटेन रखी गई। ऑफिशियल मेजोरिटी मतलब मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल प्लस ऑफिशियल मेंबर्स शुड बी ग्रेटर देन नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल को एक और उनको पावर दी गई कि वो बजट को डिस्कस कर सकते थे और क्वेश्चन भी पूछ सकते थे, बट काउंटर क्वेश्चनिंग नहीं कर सकते थे। ये ऐसे चेंजेस क्यों आ रहे हैं? प्रोग्रेसिव चेंजेस, ऐसी पावर क्यों दी गई है? क्योंकि 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हो चुका है, तो वो ऐसे, क्योंकि उसमें उसके मेंबर्स कौन थे? दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, व्योमेश चंद्र बनर्जी। सो दीज पीपल दे आर डिमांडिंग ऑल दीज थिंग्स।
तो वाइस रॉय जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स नॉमिनेट कर रहे थे, ये कहा गया कि ये नॉमिनेट करेंगे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के रिकमेंडेशंस पे एंड द बंगाल ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स। और जो प्रोविंशियल लेवल्स पे जो गवर्नर है, जैसे कि जो मद्रास के गवर्नर है, जो बॉम्बे के वो है, वो किसकी रिकमेंडेशन पे नॉमिनेट करेंगे? डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्यूनिसपैलिटी, यूनिवर्सिटीज, ट्रेड एसोसिएशन, जमींदार्स एंड चैम्बर्स, मतलब लोकल लेवल पे भी रिप्रेजेंटेशन दी जा रही है। ठीक है। नाउ इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, इट इज ऑल्सो नोन एज मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स क्यों बोला जाता है? बिकॉज मॉर्ले, जो लॉर्ड मॉर्ले थे उस टाइम पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, एंड लॉर्ड मिंटो थे वो उस टाइम पे वाइस रॉय थे। सो पहली बार क्या होता है कि जो वाइस रॉय के जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, पहली बार किसी इंडियन उसमें इंक्लूड किए जाते हैं। और वो पहले इंडियन कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जिनके पास लॉ का पोर्टफोलियो था। एंड मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया। सेपरेट इलेक्टोरेट, देखो, रिजर्व्ड सीट देना और सेपरेट इलेक्टोरेट देना दोनों अलग अलग चीज़ है। ठीक है। एडिशनल मेंबर्स की संख्या 16 से 60 कर दी गई, जो कि हमने देखा था कि स्टार्टिंग में 6 से 12 थी। ठीक है, फिर 10 से 16 हो गई, अब 16 से 60 कर दी गई। बट ऑफिशियल मेजोरिटी, सेंटर पे ऑफिशियल मेजोरिटी मेंटेन रखनी है, बट प्रोविंशियल लेवल पे इट्स नॉट कंपलसरी। ठीक है। डिस्कशन ऑन बजट वाज अलाउड, ये तो पहले अलाउड थी, बट काउंटर क्वेश्चनिंग अलाउड नहीं थी। बट यहाँ पे काउंटर क्वेश्चनिंग भी अलाउड कर दी गई इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। अगर इस एक्ट की कोई खास बात आपको याद रखनी हो तो आपको ये याद रखना है कि पहली बार, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, इंडियंस वर अलाउड in the executive council of viceroy. And the second thing you have to remember is the separate electorate which was given to Muslims. That is why Lord Minto is known as father of communal electorate. ठीक है, Lord Minto, he is known as father of communal electorate. Now coming to Government of India Act of 1909, also known as Montagu-Chelmsford Reform. Montagu was Secretary of State and Chelmsford was Viceroy. ठीक है। तो इसमें क्या होता है, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, जैसे आप अभी भी देखते हो कि अभी भी 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट है। ठीक है, एक वो सब्जेक्ट की लिस्ट है जिन पे सेंट्रल लेवल पे लॉ बन सकती है, एक प्रोविंशियल लेवल पे मतलब स्टेट लीड, और एक है कॉन्करेंट जिसपे दोनों बना सकते हैं। ठीक है। तो डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स हुआ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेवल्स में, और जो प्रोविंशियल लेवल के सब्जेक्ट्स है उन पे उनको और दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड। रिजर्व्ड सब्जेक्ट वो थे जिन पे गवर्नर और उनके एग्जीक्यूटिव काउंसिल खुद से फैसला ले सकते थे विदाउट बीइंग रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है। और ट्रांसफर सब्जेक्ट वो थे जहाँ पे गवर्नर लेजिस्लेटिव काउंसिल से मिलके फैसला लेते थे। ठीक है। फर्स्ट टाइम बाय कैमरलिज्म इंट्रोड्यूस किया गया। बाय कैमरलिज्म मतलब जैसे इस टाइम पे जैसे लोकसभा एंड राज्यसभा दो हाउसेस है, तो ये पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, जहाँ पे अपर हाउस काउंसिल ऑफ स्टेट, लोअर हाउस लेजिस्लेटिव असेंबली, और डायरेक्ट इलेक्शन भी इंट्रोड्यूस किया गया। मतलब खुद इंडियन लोग उठ के जाते थे वोट देने के लिए। बट ये वोट देने की जो आज के डेट में क्या है कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है। ठीक है, कि आप किसी भी रिलीजन के हो, आप किसी भी जेंडर के हो, 18 साल से ऊपर हो तो आप वोट दे सकते हो। उस टाइम पे ऐसा नहीं था। प्रॉपर्टी, टैक्स और एजुकेशन, इन 3 चीज़ों के बेसिस पे लोगों को वोट देने की पावर दी गई थी। तो बहुत कम लोग थे जो वोट दे सकते थे। बट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, अभी तक तो हमने देखा सिर्फ नॉमिनेशंस हो रहा था। ठीक है, रिकमेंडेशंस दे रहे थे लोग। ठीक है, अभी क्या हो रहा था कि खुद मासेस जाके वोट कर सकते थे। सो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम डायरेक्ट इलेक्शंस इंट्रोड्यूस किए गए एंड स्पीकर वाज आल्सो इंट्रोड्यूस। ठीक है। और अभी तक हमने देखा कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में सिर्फ एक इंडियन था। अब कितने मेंबर हो चुके? 3 मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइसरॉय वर इंडियंस अदर देन कमांडर इन चीफ अनलेस अपॉइंटेड। ठीक है, कि कोई भी 3 मेंबर जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के हैं वो इंडियन हो सकते हैं, कमांडर इन चीफ को छोड़ के। ठीक है, कमांडर इन चीफ को कोई 3 मेंबर हो सकते हैं। हालांकि अगर उनको अपॉइंट एज अ कमांडर इन चीफ कर ही दिया जाए तो वो अलग केस है, अनलेस अपॉइंटेड। सेपरेट इलेक्टोरेट, जैसे कि हमने देखा अभी तक मुस्लिम्स को दिया गया था, वो अब सिख, इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियंस सबको दिया गया। इट ऑल्सो ग्रांटेड फ्रेंचाइजी टू अ लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी, टैक्स और एजुकेशन, जो मैंने आपको बताया, राइट टू वोट। ठीक है। इट क्रिएटेड हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंडन। सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए भी एक प्रोविजन बनाया जो कि 1926 में फिर बना। और डिफरेंट जो सेंट्रल और प्रोविंसेस का जो बजट है वो सेपरेट कर दिया गया। ठीक है, तो यही था।
आप देख ही रहे हो कि कितने प्रोविजंस में कितना वो है, बाई कैमरलिज्म इंट्रोड्यूस किया गया, डायरेक्ट इलेक्शंस हो रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा ठीक है डायर की सब्जेक्ट्स की, ठीक है, डिफरेंट बजट, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ कोर्स एंड हाई कमिश्नर फॉर। तो ये चीज़ें तो ऑफ कोर्स अगर ऐसी कोई चीज़ें हो रही है तो यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। एंड इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, यू नो, ठीक है, ये हो जाता है इजीली, ठीक है। नाउ कमिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, और एक और प्रोविजन जो इसमें था 1919 वाले में, कि इसमें ऐसे कहा जाए कि एक कमीशन अपॉइंट किया जाएगा जो कि देखेगा कि ये जो प्रोविजंस बनाए हैं इनका ग्राउंड लेवल पे ये कैसे साबित हो रहे हैं, ये अच्छे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सही साबित हुए हैं। यही कमीशन साइमन कमीशन होगा जो आगे 1927 में आएगा। इसको 10 साल का टाइम दिया गया था, बट फिर 2 साल पहले बुला लिया गया। साइमन गो बैक के जो आपने स्लोगन भी सुना होगा, जिस टाइम पे फिर लाठीचार्ज होती है जिसमें लाला लाजपत राय को बहुत गहरी चोट लग जाती है, जिसकी वजह से फिर उनकी डेथ भी हो जाती है, ठीक है। नाउ कमिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, इसमें क्या होता है, अभी तो हमने देखा था बाई कैमरलिज्म सेंट्रल लेवल पे इंट्रोड्यूस हुआ था, जहाँ पे अपर हाउस काउंसिल ऑफ स्टेट एंड लोअर हाउस लेजिस्लेटिव असेंबली इंट्रोड्यूस की गई थी। अब बाई कैमरलिज्म प्रोविंसेस में भी इंट्रोड्यूस किया कर दिया गया। जैसे आप देखते हो कि एक स्टेट में एक तो विधानसभा होती है और एक मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली होती है और एक लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है, ठीक है। ऐसे कुछ ही स्टेट्स में है, हर स्टेट में दो दो वो नहीं है, ठीक है। सो बाय कैमरलिज्म प्रोविंसेस पे भी इंट्रोड्यूस किया गया। इन 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया वुमेन को, डिप्रेस क्लासेस को एंड लेबर को, एंड फ्रेंचाइजी एक्सटेंड की गई। एंड अब अप्रोक्सीमेटली 10% ऑफ पीपल को फ्रेंचाइजी दी गई। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू कंट्रोल करेंसी एंड क्रेडिट, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन, जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये 3 चीज़ों के प्रोविजन आया। एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट, ठीक है, जो लेटर 1937 में सेटअप किया गया, ठीक है। तो इसमें क्या आपको देखना है, बाई कैमरलिज्म प्रोविंसेस में कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है, बेसिक। लेकिन 1935 का और अब जो हम 1947 का देखेंगे ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे इतने क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। अब जो 1947 वाला था, इसमें क्या होता है कि February 20, 1947 में ब्रिटिश पीएम क्लीमेंट एटली अनाउंस डिपार्चर बाय जून 30, 1948। वो कहते हैं कि जून 30, 1948 से पहले पहले हम इंडिया से चले जाएंगे, ठीक है। तो 3 जून 1947 को क्या बोलते हैं, जो लॉर्ड माउंट बैटन होते हैं वो इंट्रोड्यूस करते हैं पार्टीशन प्लान, ठीक है। पार्टीशन प्लान ऑल्सो नोन एज माउंट बैटन प्लान, जो कि कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग दोनों एक्सेप्ट कर लेती है, ठीक है। अब दोबारा से जो वाइस रॉय का जो डेजिग्नेशन है उसको चेंज करके गवर्नर जनरल कर दिया जाता है। ये गवर्नर जनरल ब्रिटिश किंग अपॉइंट करते किसके एडवाइस पे, जो भी ये जो इंडिया एंड पाकिस्तान जो 2 बने थे ये बेसिकली उस टाइम पे डोमिनियन थे, ठीक है। तो ये जो इंडिया पाकिस्तान ये जो दोनों डोमिनियन है इनका कैबिनेट एडवाइस करेगा। तो इंडिया ने अपना जो पहला जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड माउंट बैटन को ही बनाया था, ठीक है। एंड और फर्स्ट पीएम जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें कुछ नहीं था 1947 में, इसमें ऐसे सही प्रोविजन थे कि हाँ दोनों स्टेट इंडिया पाकिस्तान का डोमिनियन बनेगा। कोई खास इसका प्रोविजन ऐसा था नहीं, ठीक है। और कुछ भी ऐसा ऑब्लिगेटरी नहीं था कि हाँ एक्सेप्ट करना ही करना है, ठीक है। ये एक पीसफुल ट्रांसफ़र ऑफ पावर के लिए ये लेके आया गया था, बट ये इन दोनों डोमिनियन के कैबिनेट पे, ठीक है, डिपेंड करता था कि वो इन चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहते हैं नहीं करना चाहते। सो दैट्स ऑल, ठीक है। बाकी कैसे क्या बनता है, ठीक है, वो सब हम अगले चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। सो बहुत ही डिटेल में एंड हम सारी चीज़ें करने वाले हैं और आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। आई थिंक पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जो मार्क्स मिलते हैं वो बोनस पॉइंट होते हैं, ठीक है। ये बहुत इजीली आप इसको कवर कर लोगे और एक बार आप कर लोगे तो फिर बार बार आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अनलाइक अदर सब्जेक्ट लाइक हिस्ट्री जो करने से भी ख़त्म नहीं होता, कभी ख़त्म ही नहीं होता, ठीक है। सो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको आया तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, बट आई डोंट नो, ठीक है। मैं डालती हूँ कमेंट्स कैसे टर्न ऑफ हो जाते हैं मुझे खुद भी पता नहीं लगता। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड यस, थैंक यू।